स्टूडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको कि आप नई क्लास में प्रमोट हो गए हो। +1 वाले बच्चे +2 के अंदर हो गए हैं। तो हम 12th क्लास की इकोनॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में आपके 2 पार्ट हैं इस बार। कौन कौन से हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास है कि इकोनॉमिक्स को जान लेते हैं। पहले इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, अगर इसके बारे में आपको ब्रीफ जानना है ना, तो यहाँ आई बटन के ऊपर क्लिक करना और ये वीडियो पूरा देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्यों हुआ, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे को, ठीक है ना। तो चलिए तरीके से इसको लिखेंगे पहले और फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे मेन काजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो कौन कौन से वो कॉजेज हैं? 3 कारण है अपने पास मेन। सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। एक बार यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इनको। लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके बाद में अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और थर्ड है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है ना। इसके कारण हमें अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि हमारे पास जो साधन है वो क्या है? सीमित है, लिमिटेड है। जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपए है और आप मार्केट में एक फोन लेने चले गए, ठीक है ना। तो आपके पास लिमिटेड पैसा है, लेकिन वहां पे आपको 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 का फोन भी पसंद आ सकता है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। अपने को क्या करना है? 10,000 की लिमिट के अंदर अंदर रहना है और बहुत अच्छी चीज वहां से अपने को लेके आनी है, एक अच्छा फोन लेके आना है, ठीक है ना। फिर भी मान लो ये चीज डन हो चुकी है, फोन अपन ने ले लिया, फिर भी हमारी जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, यानी कि फोन लेने के बाद भी हम शांत नहीं होते, हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती, हमारी डिजायर और होती है। जैसे मैं एक अच्छा फोन का कवर ले लूं, मैं इस पे ग्लास कार्ड लगवा लूं, मैं इसके लिए अच्छे से हेडफोन ले लूं, हेडफोन आ जाएंगे तो मैं इसके लिए एयरपोर्ट ले लूं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें इसके अंदर चलती जाएगी, ऐड होती जाएगी, ठीक है ना। फिर आप इंटरनेट की बात करने शुरू कर देंगे कि मेरे पास यार अब डेली 2 GB मिलता है, 5 GB मिलने लग जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाए, 10 GB मिलने लग जाए बहुत अच्छा हो जाए, 10 GB जब मिलने लग गया यार, अनलिमिटेड हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जो वांट है वो लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो फिर इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी भाई कि लिमिटेड रिसोर्स है अपने पास, पैसा फिक्स है, लिमिटेड है, सीमित है। इस पैसे से, अब इस पैसे को अपन इस प्रकार से यूज करना है कि हमारी मैक्सिमम वांट्स पूरी हो जाए और हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ठीक है ना। तो वो काम कहाँ पे होता है? वो अर्थशास्त्र के अंदर होता है। वो हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से साधनों का यूज करना है और किस प्रकार से ऑप्टिमम यूज करना है। यूज तो सभी करते हैं, लेकिन ऑप्टिमम यूज कैसे करना है, अनुकूलतम प्रयोग उसका किस प्रकार से अपन को करना है, वो कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र हमें सिखाता है। फिर इसके बाद में रिसोर्सेज है अल्टरनेट यूज, यानी कि जो साधन होते हैं उसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, विभिन्न प्रयोग होते हैं, एक चीज के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी की अगर अपन बात करें तो इसका यूज हम बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। जैसे घर में अपन यूज करते हैं बिजली का, उसके अलावा इंडस्ट्री में अपन यूज कर सकते हैं, शॉप में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा अपन इसका यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है।
कंप्यूटर चला सकते हैं। कहने का मतलब एक चीज के एक साधन है अपने पास इलेक्ट्रिसिटी, उसके बहुत सारे यूज है। ये अपन को तय करना है कि अपन उस इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज यहाँ करें, कितना यहाँ करें, कितना यहाँ करें, कितना यहाँ, कितना यहाँ, ठीक है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या इसको बोल देते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ होता है, कौन करता है, ये सारे काम भैया अच्छे से होते हैं अर्थशास्त्र का नॉलेज अगर हमें हो तो, इसलिए हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर है या फादर है उनकी बात करते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा ये बात, ये जो मेन क्वेश्चन है वो तो सभी जानते हैं कि व्हाट इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इसको अपन एक अच्छा सा पॉइंट बना लेते हैं, क्या, फाउंडर और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट अपन लिखते हैं कि एडम स्मिथ, एक नाम अपने जब फादर की बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स की, तो अपने दिमाग में एक ही नाम घूमता है, क्या, एडम स्मिथ, और ये सही भी है, ठीक है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स को इनसे पहले भी किसी ने डिफाइन कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने तो अर्थशास्त्र की बात करना शुरू किया था 9 मार्च 1776 में। आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे तब इसकी पूरी बात करेंगे अपन। यहां से एडम स्मिथ ने शुरू किया था सफर अपना इकोनॉमिक्स का। इससे पहले क्या था, इससे पहले था कौटिल्य पंडित, जिनको हम चाणक्य भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया था इनसे पहले, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिनका नाम था, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जो अर्थशास्त्र था वो आज की इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा अलग था, ठीक है ना। क्यों था, क्योंकि इनका जो ग्रंथ था ये बेसिकली जो इनका मेन फोकस था वो किसके ऊपर था, वो था पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक विज्ञान की बात इन्होंने ज्यादा की थी उस ग्रंथ के अंदर, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं बोला जाता। तो सर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है, ठीक है ना। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इसके अलावा एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी बोला जाता है। यहां लिखेंगे हम द फादर ऑफ, या लिख देते हैं यहां पे एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर बात। सेकंड पॉइंट में अपन यहां पे लिखेंगे कि एडम स्मिथ इज आल्सो द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर बात कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है, ठीक है। यानी इसके बाद में एडम स्मिथ इज आल्सो known as the father of मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता भी किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है। तीन चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहला, अगर इकोनॉमिक्स का फादर पूछ ले तो कौन, एडम स्मिथ। अगर आपसे पूछ ले माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो भी कौन है, एडम स्मिथ। अगर आपसे पूछ ले कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो भी कौन है, एडम स्मिथ। चलिए अब यहां पर हमारे सामने एक चीज और रह गई, क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि 1933 के अंदर इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, किसने,
रैगनर फ्रिशनेर। ठीक है, इसको भी अपन पढ़ेंगे कि मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और आज ही इसी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इन्होंने मैक्रो और माइक्रो को दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले 1933 के अंदर रैगनर फ्रिश ने पहली बार माइक्रो और मैक्रो शब्द का यूज किया था अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ, हमने अभी पढ़ा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर है वो किसको बोला जाता है? द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कौन है? जॉन मायनार्ड केन्स, जेएम केन्स जिनको बोलते हैं, केन्स भी बोल देते हैं, कीन्स भी बोल देते हैं, तो इनका पूरा नाम है जॉन मैनार्ड केन्स। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था? मैक्रो जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका साइंटिफिक एनालिसिस इन्होंने किया था सबसे पहले। कब किया था? 1929-30 के अंदर, जब देश के अंदर महामंदी, देश में क्या पूरे वर्ल्ड में महामंदी आ गई थी, और इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के विषय में एक बुक लिखी थी। और वो बुक कौन सी थी? द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वो बुक लिखी थी। और उस बुक से पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की ये मान्यता थी, ये धारणा थी, ये मिथ था उनका कि पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंदर या पूंजीवादी विकसित देशों के अंदर कभी भी बेरोजगारी नहीं हो सकती, कोई भी बेरोजगार नहीं होता, वहां पर जो काम करना चाहता है उनको काम मिलेगा। ये सारे कौन कहते थे? जैसे एडम स्मिथ हो गए, पीगू हो गए, ये जो अर्थशास्त्री थे, ये किसके? ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है ना। और ये बोलते थे कि विकसित पूंजीवादी देशों के अंदर कभी बेरोजगारी नहीं होती। लेकिन 1929-30 के अंदर जब ये सारी चीजें उनके उलट हो गई, यानी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विपरीत सारी चीजें हो गई, यानी कि वहां पर 30% तक बेरोजगारी चली गई थी। ठीक है ना, बेरोजगारी दर 30% तक हो गई थी उन पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। तो अलविकसित देशों का तो क्या ही हाल हुआ होगा, क्योंकि जो महामंदी थी वो विश्व स्तरीय थी, किसी एक देश के अंदर नहीं थी। तो फिर जे एम केन्स ने क्या किया? उन्होंने बताया कि ये जो बेरोजगारी आई है ये क्यों आई है और इसका क्या सॉल्यूशन है, ये भैया मैं बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो मेरी बुक पढ़िए, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और उसमें उन्होंने बता दिया कि ये बेरोजगारी क्यों आई। आपको जानना है तो +2 के सिलेबस में है, अपन आगे पढ़ लेंगे इस चीज को। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको पता चल गया इकोनॉमिक्स के फाउंडर और फादर के बारे में। चलिए अब बात करते हैं अपन अर्थशास्त्र का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, चलिए ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से हमें मिला, यानी कि कौन सा वर्ड? ओकोनोमिया भी इसको बोल देते हैं, यानी कि ओकोनोमिया जो ये वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा है ये वर्ड? और ये भी दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से? एक है ओइकोस और एक है नोमोज, या मोमोज नहीं, नोमोज। नोमोज या निमेन। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है होम या हाउस, जिसको हिंदी में बोल देते हैं घर या गृह। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैनेजमेंट या लॉ। तो सर इनका कंबाइन मीनिंग जो है वो क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध, लॉ का मतलब होता है नियम, यानी कि इनका कंबाइन मीनिंग की अगर बात करें तो ये क्या होगा? होम मैनेजमेंट, यानी कि गृह प्रबंध इसको हम बोलेंगे। ठीक है चलिए ये जो सारा प्रोसेस था, ये जो सारी चीजें थी, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड और इकोनॉमिया से मिलकर बना है। ये दो, इसके दो शब्द, अगर ओ इकोनॉमिया को आप ओपन करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब ये होता है। ये सारी चीजें किसने बताई अपन को? जिस चीज को पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चलिए मैं बताता हूं आपको। ये बताया था अपने को
अरिस्टोटल, यानी हिंदी में जिनको बोलते हैं अरस्तु, ठीक है, अंग्रेजी में अरिस्टोटल, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र के मीनिंग की, फिर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र के मीनिंग को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किससे होता है, यानी कि अपन किसी चीज का प्रोडक्शन करें, गुड्स और सर्विसेज का अगर प्रोडक्शन करें तो उसके लिए क्या जरूरी है, अपने लिए हमारे लिए जरूरी होता है किसी चीज का उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं या स्केर होते हैं। स्केर और लिमिटेड एक ही चीज होती है, दुर्लभ होते हैं या कम होते हैं या सीमित होते हैं। इसके अलावा उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। तो यहां पे मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है, ठीक है, जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हमारे सामने जो ये लिमिटेड, स्केर और अल्टरनेटिव यूज वाले जो फैक्टर होते हैं वो किस प्रकार से हमें यूज करने हैं, ठीक है ना। दोबारा सुनिए, यानी जो ये फैक्टर है लिमिटेड है, अल्टरनेट यूज वाले है, यानी अर्थशास्त्र क्या है, एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो हमें बताता है कि इन फैक्टर का हमें किस प्रकार से यूज करना है ताकि हमें जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। क्लियर बात कि अर्थशास्त्र में क्या बताता है कि हमें लिमिटेड और जो स्केर और अल्टरनेट यूज वाले जो फैक्टर है उनका किस प्रकार से अपन यूज करें कि हमारी मैक्सिमम वांट भी पूरी हो जाए और हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए, ठीक है। तो ये मेरे को बताता है, अर्थशास्त्र में बताता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन जो है अर्थशास्त्र की वो 4 डेफिनेशन मेनली फेमस होती है और एग्जाम में आती ही है। सबसे पहले बात करते हैं जो डेफिनेशन है सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है वेल्थ डेफिनेशन, जिसको बोलते हैं, यानी अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा। इन डेफिनेशन के अंदर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि डेफिनेशन किसने दी, कब दी और कौन सी बुक में दी, ये 3 चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। बात कर रहे हैं वेल्थ डेफिनेशन की, तो ये किससे संबंधित है, एडम स्मिथ से, ठीक है। कब, 9 मार्च 1776। बेसिकली बुक लगभग बुक के अंदर आपको यही लिखा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो उसको नोट कर लेना, बाद में, अभी नहीं बाद में कर लेना। चलिए बुक कौन सी थी, जो सबसे मेन बात है, कौन सी बुक में, ये बुक बड़ी फेमस है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद कर लेना अच्छे से। कौन सी बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और यहां पे लिख देना एडम स्मिथ, ठीक है। बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब बात करते हैं डेफिनेशन इन्होंने क्या दी। इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि अर्थशास्त्र क्या है, धन की प्रकृति और कारणों की खोज है। क्या है, धन की प्रकृति और कारणों की खोज है, यानी कि प्राइमरी फैक्टर प्राइमरी फैक्टर क्या माना इन्होंने, एडम स्मिथ ने क्या माना था, वेल्थ को माना, और सेकेंडरी फैक्टर किसको माना, ह्यूमन बीइंग को, ठीक है ना। और इन्होंने बताया कि जो वेल्थ है वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से धन को कमाया जाता है, किस प्रकार से धन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है।
और इन्होंने क्या कहा कि केवल मनी ही क्या है, वेल्थ नहीं है, इसके अलावा कौन है वेल्थ, यानी कि हर वो चीज जिसका कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, वो क्या होगा, वेल्थ होगा, वो धन होगा। यानी कि हर वो चीज जिसकी कोई ना कोई आर्थिक वैल्यू होती है, आर्थिक मूल्य जिसका कोई ना कोई होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेल्थ बोलते हैं। और ये किस प्रकार से काम करता है, किसने बताया, एडम स्मिथ ने अपने डेफिनेशन के अंदर बताया। 9 मार्च 1776 को बुक लिखी थी, बुक का नाम भी अपने को लिख देना है। तो ये डेफिनेशन थी इनकी। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, डेफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है ये, यानी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, और कब दी थी ये बुक, ये दी थी 1890 के अंदर। और इनकी बुक क्या थी, बुक थी इनकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बुक थी। प्राइमरी फैक्टर किसको माना इन्होंने, किसको माना इन्होंने, ह्यूमन बीइंग को। और सेकेंडरी फैक्टर किसको माना इन्होंने, वेल्थ को माना। इन्होंने कहा कि धन भी जरूरी है भाई जीवन को चलाने के लिए, लेकिन वो उतना जरूरत नहीं है जितना इंसान जरूरी है। यानी यहाँ पर मटेरियल वेलफेयर की बात कहेगी, भौतिक जो कल्याण है वो क्या होता है, यानी कि एक इंसान के पास क्या होना चाहिए, अच्छी जॉब हो। ठीक है, और जॉब के अलावा हेल्थ फैसिलिटी हो, उसके अलावा एजुकेशन अच्छी हो। ठीक है, और रिटायरमेंट स्कीम अच्छी हो, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। इन सारी चीजों को भौतिक कल्याण के अंदर शामिल किया गया है। कि अर्थशास्त्र क्या करता है कि भौतिक कल्याण को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, ये कौन बताता है हमें, अर्थशास्त्र बताता है। ठीक है ना, इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर आधारित है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के इंडिविजुअल और सोशल दोनों तरीके से ही उसका क्या होना चाहिए, जो है मटेरियल वेलफेयर उसका होना चाहिए। ठीक है, देखिए तीसरी डेफिनेशन अपने पास है कौन सी, स्केर्सिटी डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी, रॉबिन्स ने दी थी। ठीक है, कब दी थी, 1932 के अंदर दी। और इनकी बुक कौन सी थी, एन एसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, ये बुक लिखी थी, इस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा क्या है। ठीक है, इस डेफिनेशन के अंदर अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि किस प्रकार से हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ये भाई, ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये क्या बीमारी है, ये बीमारी वहीं से उत्पन्न होती है जहां से हमने इस टॉपिक को शुरू किया था, आज की क्लास को शुरू किया था। कहां से, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है,
इसके कारण क्या हो जाता है, हमें चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, किस चीज का चुनाव, यानी मान लो हमारे पास 10,000 रुपये है। ठीक है, इन 10,000 रुपये को अपन ने खर्च करना है, तो खर्च करने के लिए अपने पास बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लो अपने को फोन लेना है, रिचार्ज करवाना है, ठीक है, खाना खाना है, ठीक है, क्लोथ्स लेने हैं, ठीक है, और फीस देनी है, शूज लेने हैं, बहुत सारी अपने पास बहुत सारी डिमांड होती है। चाहे कितने पैसे हो अपन सारे खर्च कर देते हैं, लेकिन उससे पहले दिमाग में वो चीजें होती है जहां अपन पैसे को खर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इन सारी चीजों के अंदर तो हम पैसे को खर्च कर नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 या 3 चीजों को चूज करना पड़ेगा कि भाई या तो मैं फोन ले लूंगा और रिचार्ज करवा लूंगा, या तो ये काम हो सकता है 10,000 रुपये में, या फिर ये सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इनमें से भी कोई 2 काम या 1 काम हो सकता है। यानी कि बात यह है कि अपने पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अपने सामने, क्या, चॉइस की, कि मुझे चुनाव करना पड़ता है कि यार मैं इतने इन पैसों को कहां पे लगाऊं। ठीक है ना, तो वो सॉल्यूशन हमें कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। यही स्केर्सिटी डेफिनेशन है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा है रॉबिन्स की। यानी इस परिभाषा के जरिए रॉबिन्स कहना चाहता है कि अर्थशास्त्र ही वो चीज है जो हमारी लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट के कारण जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है उसका सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स ही कर पाता है। ठीक है, तो ये स्केर्सिटी डेफिनेशन के अंदर हम इसको लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो लास्ट डेफिनेशन है अपनी, जिसको बोलते हैं अपन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो किसी एक अर्थशास्त्री ने नहीं दी, जो कौन सी, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसने दी, ये कोई प्रॉपर बुक के अंदर नहीं दी थी, ये कुछ अर्थशास्त्रियों के आपस में विचार थे। ठीक है ना, वो अर्थशास्त्री कौन कौन से थे, वो थे प्रोफेसर सैमुएल्सन और पीटरसन, फर्गुसन। ये कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन के अंदर अपन को क्या चीजें शामिल करने हैं, जो सेकंड और थर्ड, अपनी जो 2 डेफिनेशन थी ना यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो थी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, और थर्ड कौन सी थी, स्केर्सिटी डेफिनेशन। इन दोनों को जोड़ देंगे अपन तो क्या बन जाएगा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। यानी कि एक ऐसी परिभाषा अपन तैयार कर लेंगे जिसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि अर्थशास्त्र वो है जो चुनाव की समस्या का हल करता है, और अर्थशास्त्र वो है जो एक ह्यूमन बीइंग के इंडिविजुअल एंड सोशल मटेरियल वेलफेयर को बढ़ाने की बात करता है। यानी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो सेकंड डेफिनेशन थी और थर्ड डेफिनेशन थी उनको कंबाइन करके लिख देंगे, और ये किसने दी, ये 3 नाम अपन यहाँ लिख देंगे। कोई प्रेफर यहाँ कोई बुक नहीं है स्पेसिफिक कि उसी बुक के अंदर दी गई है। ठीक है ना, तो ये इतनी चीजें अपने को यहाँ लिखनी है, और चारों डेफिनेशन आपको याद करनी है, एग्जाम के अंदर पक्का आएगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, एक कॉन्सेप्ट अपन ने बीच में छोड़ दिया था, क्या,
माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि जो ब्रांचेज है इकोनॉमिक्स की, यानी ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स है वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों को टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। किसने किया था? रैगनर फ्रीस ने। और कब किया? 33 के अंदर। ठीक है। और सबसे पहला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज था वो भी किसे मिला? रैगनर फ्रीस को मिला। और इसी काम के लिए मिला था। क्या मिला? फर्स्ट प्राइज किसको मिला? रैगनर फ्रीस को मिला था। ठीक है। और हमारे को यहाँ पे बात करनी है डिफरेंस की, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। जैसे नाम से अपने को पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं अपन यहाँ पे डिफरेंसेस। ठीक है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये किससे लिया गया? माइक्रोज वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। ये भी क्या है? ग्रीक वर्ड है। और जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये किससे बना? मैक्रो, जिसका मतलब होता है बिग। क्लियर बात इतनी? पहला डिफरेंस हो गया। फिर इसके बाद में यहां पर आगे हम बात करते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहां पर अपन प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। किसकी? प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत निर्धारण की बात करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं? प्राइस लेवल की बात करते हैं। यहां पर एक अर्थव्यवस्था के आप छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है ना? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। जैसे जैसे अगर बात करें डिमांड सप्लाई। ठीक है। यहां पर क्या बात करते हैं आप? एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई। क्लियर बात इतनी? इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। यहां पर अपन पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन ग्रोथ रेट एंड नेशनल इनकम। क्लियर बात? फिर इसके बाद में यहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्या है? जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। ठीक है। इसके अलावा यहां पर प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट, रेवेन्यू। ठीक है। इन चीजों की अपन स्टडी करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बड़े बड़े अर्थव्यवस्था के मुद्दे कौन कौन से? जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। ठीक है ना? ये सारी चीजें अपन कहाँ पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है।
तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी चीजें और बची है, यानी कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो एग्जाम में आ जाता है बहुत सी बार, डिफाइन द स्कोप एंड नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो 5-7-10 मिनट का लेक्चर होगा, तो वो जरूर देखना। और अगर ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना। और इसके अलावा अगर आपकी क्लास के अंदर कोई और टॉपिक चल रहा है और वो आप करना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय स्टूडेंट।